वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। दुनिया भर की बकवास करेंगे लोग इंटरनेट पे, लेकिन कोई भी खुल के अपने स्टॉक्स नहीं बताएगा, ना ही अपने म्यूचुअल फंड्स बताएगा, कभी भी नहीं। ना कि मैंने सिर्फ अपने स्टॉक्स बताए, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट जिस टाइम पे करे उससे पहले बताए, उनका रिजल्ट भी बताया, और अब मैं अपने फंड्स भी बताऊंगा। दैट इज वन हेल ऑफ ए ट्रांसपेरेंसी। नाउ फॉर्मल ग्रीटिंग्स, वेलकम टू माय अनदर video. I hope all of you are doing well. My name is Rishabh Joshi, aka the Wisdom Preacher, and in this video I'll be showing you the mutual funds that I have invested in. Disclaimer: मैं इनमें इन्वेस्ट कर चुका हूँ पहले और कर रहा हूँ, अभी भी करता रहूंगा जब तक मैं चेंज करने का डिसीजन ना ले लूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट बाय ऋषभ जोशी, रिसर्च बेस्ड हैंड्स ऑन इन्वेस्टिंग। रिसर्च बेस्ड क्यों बोलता हूँ मैं? क्योंकि हर चीज के पीछे बहुत ज्यादा विजडम लगाई होती है। उसने क्या रिटर्न्स दिए हैं पास्ट में, उसका फंड मैनेजर कैसा है, उसमें गवर्नेंस कैसी है, उसमें कंसिस्टेंसी कितनी है, उसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन कितना है, उस फंड में पोटेंशियल कितना है रिटर्न देने का, उसका AUM साइज कितना है, उसकी AMC कैसी है, ऐसी सारी चीजें एक म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन से पहले शायद आप देखो। वो सब देख लिया मैंने, फंड चूज कर लिए, अब मैं फंड के नाम बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक क्राइटेरिया और होता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यू कैन से आपके पोर्टफोलियो में 15 स्टॉक होने चाहिए, एक फील्ड के 3 से ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए, तो ये स्टॉक पोर्टफोलियो के क्राइटेरिया हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए, इसमें ग्रोथ है, और ये लेनी चाहिए, ये कंजर्वेटिवनेस है, तो ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक बता रहा हूं मैं। तो मैं आपको यहाँ म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं वो नहीं बताऊंगा, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कैसे बनाते हैं मैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया ऑफकोर्स मेरी हर PPT में होता है, तो इसमें भी है क्राइटेरिया फॉर माई TMMF पोर्टफोलियो। TMM का मतलब कोई तारक मेहता का कुछ नहीं है, इट मीन्स टेलर मेड मॉडल पोर्टफोलियो। मैं हर चीज को नाम देना प्रेफर करता हूं, तो जैसे मेरे वर्कआउट प्लान्स भी आए थे, तो बिलो द बेल्ट, जीरो कंडीशंस, प्रीचर्स कट, ऐसे नाम होते हैं, तो इस पे मैंने नाम रखा है टेलर मेड पोर्टफोलियो। टेलर मेड से थोड़ा ऐसा लगता है कि कस्टमाइज्ड है, किसी के अकॉर्डिंग बना है, विच इज मी फॉर श्योर, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं नहीं बनाया, अपने लिए बनाया है। और इसको देख के ऐसी वाइब भी आती है कि इट इज समथिंग विच हैज टू बी कस्टमाइज्ड डिपेंडिंग ऑन हु इज इन्वेस्टिंग, फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इन्वेस्टर दैट पर्सन इज, व्हिच इज हाउ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली शुड बी। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट इज गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? लेट्स से आप अपने हनीमून के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जो शायद 3 साल बाद है, और शायद मैं अपने बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन के लिए, तो मे बी मेरे पास 1 दशक से ऊपर है इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपके पास शायद 2 से 3 साल है। तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और मैं डेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए डेट ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी ठीक है। ज्यादा और टाइम है तो आप ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर 5 साल 4 साल टाइप का टाइम है तो यूजुअली लार्ज कैप में आप जाओगे, या मे बी इंडेक्स। ठीक है, तो गोल बहुत जरूरी है सोचना, जो कोई नहीं सोच रहा है। कम से कम नहीं तो अपनी मैरिज में भी, कोई ट्रैवल, या फिर कोई बाइक, या कोई iPad, कोई छोटी सी चीज, कोई लग्जरी आइटम हो गया, या फिर अगर ये नहीं भी है तो कम से कम चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट और अपनी मैरिज, ये तो गोल है ही। तो यूजुअली 3-4 गोल तो हर आदमी के होंगे ही। कुछ नहीं होगा तो रिटायरमेंट तो होगा। ठीक है, वैसे शादी करना भी जरूरी है पितृ ऋण चुकाने के लिए। अगर आप संतान नहीं दोगे तो क्या वो थोड़ा माइथोलॉजिकल, फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल हो जाता है। कमिंग बैक टू म्यूचुअल फंड्स, गोल सबके होते हैं। हर गोल के लिए एक SIP कर सकते हो, और कौन सा गोल कितनी दूर है उससे आपको ये पता लगेगा कि मेरे इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन कितना है। इससे आपको ये पता लगेगा कि कौन सा फंड इधर रख। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो तो आप तो कोई भी फंड ले सकते हो, इक्विटी का अच्छा सा, और छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वो कंपाउंड होता चला जाएगा, क्योंकि दशकों पड़े आपके पास, डेकेड्स। लेकिन अगर आप आने वाले 3-4-5 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ही स्पेसिफिकली, बहुत ही कंसिस्टेंट, अच्छे रिटर्न देने वाला आपको फंड लेना है, जिसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन हो, जो ज्यादा रिस्की, ज्यादा वोलेटाइल ना हो। कहीं 3 साल कैपिटल जमा करा और 2 साल उसमें हल्का सा भी करेक्शन आ गया तो उतने बड़े कैपिटल पे करेक्शन आएगा। ठीक है, तो गोल बहुत जरूरी है। उससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन पता लगता है, और उससे आपको पता लगता है कितना अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट करना है एप्रोप्रिएट होगा। लॉन्ग टर्म के लिए छोटा अमाउंट चलता है, पास ही कोई गोल है तो अच्छा अमाउंट डालना पड़ेगा जिससे वो गोल अचीव हो जाए। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। अब जल्दी बोलूंगा क्योंकि मैं ये वीडियो पहले बार बना चुका हूँ और वो 40 मिनट से ऊपर की बन गई थी, तो मैं उतना टाइम नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए इस बार मैंने टाइमर भी अपने सामने रखा है, हटा देता हूँ उसको भागे से। ठीक है, सेकंड इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक क्लिक और हो गया, शायद अवॉइड कंट्री बायस भी दिख गया। आप दोनों बता देता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग फंड हाउसेस के, अलग अलग फंड मैनेजर्स के, अलग अलग कैटेगरी के फंड्स लेने की जरूरत है। डाइवर्सिफाई करो, एक ही मैनेजर के, एक ही AMC के फंड नहीं भर लो, क्योंकि उसमें इंटरसेक्शन काफी हो सकता है। ठीक है, कंट्री बायस को अवॉइड करना चाहिए, मतलब मेरा भारत महान और मैं सिर्फ अपने देश में ही निवेश करूंगा। वेल, मेरा भारत महान, दैट गोज विदाउट सेइंग, दैट इज अनडिस्प्यूटेडली ट्रू। लेकिन निवेश करने के लिए चाइना है, जापान है, हांगकांग है, US है, ताइवान है, आपको जहां की मार्केट समझ आती है वहां पैसा लगाओ। ठीक है, थर्ड फोर्थ इज कंसिस्टेंसी। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक फंड आज 10% रिटर्न दे रहा है और अगले साल -10 दे रहा है, क्योंकि अगर 2-3 बार भी अच्छे रिटर्न उसने देने होंगे तो 6-7 साल लग जाएंगे उसमें, क्योंकि वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, फ्लैट जाता है। ऐसा इतना लंबा ड्यूरेशन सोच के हम कभी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाते। म्यूचुअल फंड में पैसे तो सालों के लिए ही लगेंगे, और रिटायरमेंट के जिस साल रिटायर हो रहे हो उस साल भी लग रहे होंगे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, हालांकि तब SIP दूसरे फंड्स में होती हैं, लेकिन हमेशा ही लगेंगे।
करेंगे, लेकिन आंख मूंद के कहीं भी लाइफ टाइम कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा स्टॉक क्यों ना हो। सो कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, अदरवाइज आप लंबे टाइम के लिए उसमें फंस सकते हो। ये एग्जांपल ELSS में तो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल हो जाता है, आऊंगा वहां पे। गवर्नेंस, टेम्पल्टन में एक इशू हुआ था, एक्सिस में एक इशू हुआ था अभी रिसेंटली, तो थोड़ा ये देखना चाहिए कि कोई कलेशकारी AMC ना हो। AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड बेसिकली आपको बेच रही है, ठीक है। उतना फिजिबल नहीं है गवर्नेंस देखना हर एक फंड में, क्योंकि फंड के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं क्वार्टरली, मंथली, तो उन स्टॉक्स के अंदर कुछ गवर्नेंस के इशू हो सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा फंड लेवल पे, बहुत ही लाइट फैक्टर होता है म्यूचुअल फंड के केस में, लेकिन काफी लॉजिकल है ये देखना, ठीक है। बैलेंस्ड फंड होना, सॉरी बैलेंस्ड फंड एक तरीके का फंड होता है, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी प्राइमरीली जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अपनी पसंद के 2 फंड्स में कर रहे हो और बाकी के 3 फंड में आपने चिल्लर पैसे डाल रखे। ऐसा यूजुअली लोगों का पोर्टफोलियो होता है, वो कहते हैं यार ये अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसी में डालो। अबे तो जब दूसरा देगा तो उसमें तो थे ही नहीं, तो फिर तब क्या करोगे, राइट। स्क्यूनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब एक झुकाव नहीं होना चाहिए किसी एक फंड की तरफ या किसी एक कैटेगरी की तरफ, ठीक है, कि भाई लार्ज कैप बहुत सेफ लगता है, 80% पैसा लार्ज कैप में डालो, नहीं, ठीक है। रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि 3 लार्ज कैप है, 2 स्मॉल कैप है, 3 फ्लेक्सी कैप है, 2 म्यूचुअल फंड है, आप ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। या कोटक के 4 ले रखे हैं, या एक्सिस के बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। 2 साल पहले लोग ऐसे बोल रहे थे, पिछले साल कह रहे थे कि क्वांट के बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो लोग उन्हीं के स्टॉक्स, उन्हीं के फंड्स भर लेते हैं। अब तो जिस दिन एक AMC के नहीं चले, वो तो फिर सारे नहीं चलेंगे। हालांकि ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं है, बट पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि जब एक ही AMC के आप ज्यादातर फंड लेते हो तो उनका एक कन्विक्शन होता है अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर, तो वो कॉमन हो जाते हैं हर फंड के अंदर, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पे। तो मेरे पे जो ये सारी इक्विटी की कैटेगरीज हैं, मेरे पास जो फंड्स है, मेरे पास जो फंड है वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। आई एम हैविंग अ मिड कैप, स्मॉल कैप, ELSS, मल्टी कैप, फोकस्ड, इंटरनेशनल एंड सेक्टोरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया ATmoney.com से। IIFL से सिमिलरली मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, विच इज इंडिया इन्फो लाइन, IIFL। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डिफरेंस क्या होता है? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कैपिटलाइजेशन के बेस पे जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है वो लार्ज कैप है, उसके बाद की 150 मिड कैप, और वो 250 के बाद की जो है वो सारी स्मॉल कैप। जो कंपनी का जितना कैपिटलाइजेशन स्मॉल होता है वो उतनी वॉलेटाइल होती है, उतनी रिस्की होती है, उतना ग्रोथ पोटेंशियल होता है, ठीक है, उतनी उसकी कम कंसिस्टेंसी हो सकती है, उतने मल्टीबैगर होने के चांस है। लेकिन सिमिलरली जो कंपनी लार्ज कैप होती है वो थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए होती है, वॉलेटिलिटी कम होती है, रिटर्न्स कंसिस्टेंट होते हैं, बड़े साइज की कंपनी होती है, इतनी इजीली मल्टीबैगर नहीं होगी, लेकिन उतने बड़े बड़े उसमें डाउनफॉल्स भी नहीं आएंगे। ये मैंने रटा हुआ नहीं है, समझा हुआ है, ठीक है। मिड कैप एक स्वीट स्पॉट होता है, मिड कैप एक स्वीट स्पॉट होता है जिसमें वॉलेटिलिटी अच्छी होती है, लिक्विडिटी भी अच्छी होती है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, ठीक है, और ग्रोथ पोटेंशियल उसमें भी होता है, ठीक है। एक चीज़ है उसको एड्रेस कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी बड़ी है तो उसमें ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतनी इजीली रिलायंस 2800 का 5600 नहीं हो जाएगा, जितनी जल्दी हैप्पीएस्ट माइंड 800 से 1600 जा सकता है, लेकिन ग्रोथ इज अ डिफरेंट थिंग और प्राइस मूवमेंट इज अ एंटायरली डिफरेंट थिंग। ये दोनों रिलेटेड इतने क्लोजली नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं तो HDFC 1800 पार कर चुका होता। माई टेलर मेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नंबर 1, एक कैटेगरी मैंने बनाई है कि लार्ज कैप, ELSS, ब्लू चिप, इंडेक्स फंड, ऐसा कोई फंड होना चाहिए पास। तो जैसे मैंने बताया मेरे पास ELSS है। सेकंड इज मिड कैप, थर्ड इज स्मॉल कैप। लार्ज मिड स्मॉल क्या होता है मैं बता चुका हूँ। फोर्थ इज मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, तो मेरे पे एक फ्लेक्सी कैप फंड है। फिफ्थ इज थीमेटिक फंड, जो लोग थोड़े शाणे होते हैं, जिनको किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की नॉलेज थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो उस सेक्टर का फंड ले लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सिक्स्थ इज फोकस फंड, इसमें फंड मैनेजर को शाणा होने की जरूरत है, क्योंकि 25 से 30 फंड लेने की लिमिटेशन होती है, उसी में उनको कंसिस्टेंट रिटर्न लाने हैं हर साल, तो बहुत ही सेलेक्टिव स्टॉक्स ले सकते हैं वो, कुछ अतरंगी चीजें इतनी इजीली नहीं कर सकते हो, लेकिन अच्छे रिटर्न मिलते हैं, थोड़ी सेफ बेट्स भी होती हैं, और लॉन्ग रन में ये फंड भी बहुत अच्छा करते हैं। सेवंथ इज फॉरेन इक्विटी, जैसे मैंने बताया कि दूसरी इकोनॉमीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, सो आई इन्वेस्ट इन US इकोनॉमी, दैट्स इट, खत्म। तो मेरे पे है 7 फंड, ELSS, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, थीमेटिक, फोकस्ड, फॉरेन इक्विटी, दैट्स इट। पहला फंड जो मेरे पास है ELSS का, वो है मेरे एसेट का टैक्स सेवर फंड। अब यही क्यों है? सिंपल, इसका AUM साइज सबसे ज्यादा था, कंसिस्टेंट है, रेटिंग अच्छी है, फंड हाउस अच्छा था, और डाउन साइड प्रोटेक्शन है, मतलब जो मार्केट गिरता तो ये भयंकर तरीके से नहीं गिरता। ये सब इतनी सेफ्टी क्यों देखी मैंने इसमें? बेसिकली ELSS फंड होता है एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह, ठीक है। इसमें क्या है, इससे प्रॉब्लम होती है कि इसमें ना टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है ATC के अंतर्गत, जिसकी वजह से इसमें एक लॉक इन पीरियड इंट्रोड्यूस हो जाता है। 3 साल से पहले आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं निकाल सकते हो। तो खतरनाक तरीके की वॉलेटिलिटी ऐसे फंड्स में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही लंबे टाइम के लिए फंस जाओगे। आप सोचो 3rd ईयर में भी आप अगर ATC में एग्जामिशन के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा और 3 साल बाद निकलेगा, ठीक है, और ये 3 साल नहीं चला फिर तो यूनिट तो फंस गई आपकी। तो आप क्या करोगे? आप किसी दूसरे टैक्स सेवर फंड की तरफ जाओगे, राइट। तो उस चीज से बचने के लिए एक ही बारी में ऐसा टैक्स सेवर फंड लो जो शायद सबसे ज्यादा रिटर्न ना दे, लेकिन सबसे ज्यादा सेफ्टी तो दे। इसमें यूजुअली लोग प्रीफर करते हैं, मेरे ही कई, इसका फंड साइज 12,000 करोड़ है। जो टॉप 5 आप देख रहे हो फंड्स, 1500, 680, 4000,
2700 ये है उनका AUM साइज, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो फंड का साइज है। लेकिन मेरे का 12,000, विच इज वेरी गुड। मेरा ये एसेट टैक्स योर फंड, दिस इज व्हाट आई एम हैविंग। सेकंड इज मिड कैप। मिड कैप में मेरे पास था पहले एक्सिस मिड कैप, अब है मेरे पास कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये भी काफी डिसेंट है, फंड साइज इसका यहाँ पे सबसे बड़ा है। मिड कैप फंड में 7+ ईयर्स के लिए यूजुअली आई वुड से इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, और काफी उम्मीद है इस फंड से, देखते हैं आगे कैसा करता है। और एक्सिस मिड कैप भी अच्छा है। PGIM का मिड कैप भी बहुत अच्छा फंड है, ठीक है। ऑल्टरनेट भी बताता रहूंगा, अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हो और इन फंड्स को थोड़ा सजेशन ले सकते, ठीक है। बाकी जो मेरे हैं वो तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। थर्ड आई एम हैविंग इज अ स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड जो बहुत ही वोलेटाइल होता है। जब मार्केट गिरती है तो ये बाकी फंड से ज्यादा गिरता है, जब मार्केट उठती है तो ये बाकी फंड से ज्यादा उठते हैं। तो जब मार्केट गिरे तो स्मॉल मिड कैप प्रेफरेंस देना बेटर होता है, चाहे आपको लमसम अमाउंट फंड्स में डालना हो, चाहे डायरेक्टली स्टॉक खरीदना हो, ठीक है। तो मेरे पास है एडेलविस का स्मॉल कैप। यूजुअली स्मॉल कैप में लोग प्रीफर करते हैं कि AUM साइज कम हो, जितना छोटा होगा उतने ज्यादा एग्रेसिव बेट्स ले पाएगा फंड मैनेजर और अच्छे रिटर्न आ पाते हैं स्टार्टिंग में। तो कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप और कोटक का स्मॉल कैप, ये 3 बहुत अच्छे हैं। मेरे पास है एडेलविस का स्मॉल कैप। ये मैंने बहुत ही एग्रेसिव दांव खेला था एक पिछले साल। रिलेटिवली न्यू फंड है एडेलविस। मैंने ये सोचा था कि AUM साइज कम है, स्टॉक अच्छे लग रहे थे, मुझे ऐसा लगा ये परफॉर्म कर जाएगा। मैंने इसमें निवेश करा और ये नंबर 1 फंड निकला इस साल का। कम टाइम में कम फंड साइज के साथ अच्छी रेटिंग इसने गेन कर ली है, रेटिंग 4 यू कैन सी। लेकिन कैनरा रोबेको हैंड्स डाउन बहुत ही अच्छा फंड है, बहुत अच्छा फंड है। कैनरा रोबेको के फंड्स यूजुअली अच्छे ही देखे मैंने, ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप। कोटक स्मॉल कैप इज वेरी गुड हेयर। एक्सिस स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप में क्या है कि उनका फंड साइज काफी बड़ा हो गया, तो लोगों को लगता है कि अब रिटर्न नहीं आएंगे। हालांकि अभी भी बहुत बुरा नहीं कर रहे हैं वो, अभी भी कई फंड से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस ये है कि यहाँ स्मॉल कैप फंड में थोड़ा छोटा फंड हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो उसमें, तो धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, कंसिस्टेंसी पकड़ेगा, डाउन साइड प्रोटेक्शन पकड़ेगा। टाइम दो स्मॉल कैप में तो काफी। फोर्थ इज फ्लेक्सी कैप, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कंप्लीट होता है विदाउट इन्वेस्टिंग इनटू पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड। फंड साइज देखो एक बार। क्वांट एक्टिव फंड 2600, क्वांट का वन ऑफ द मेजर फंड है ये। PGIM फ्लेक्सी कैप 4000, HDFC रिटायरमेंट 2200, पराग पारक 24,000, मतलब इंटू 10 हो गया डायरेक्ट। कैनरा रोबेको 7000, ये भी ऑलमोस्ट 3 गुना है, मतलब पराग पारक फ्लैग इसका भी, कैनरा का भी 3 गुना है। काफी इस फंड में नेगेटिव पॉइंट्स ही नहीं है आई वुड से। ये ऐसा फंड है जिसमें भाई बात है कि हाँ 2-3 साल तो पैसा डाल के छोड़ दे यार कम से कम। हालांकि मल्टी कैप है तो इसमें 7 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, लेकिन काफी अच्छा फंड है, स्मार्टली मैनेज फंड है। सबसे अच्छी बात, इसका फंड मैनेजर कभी चेंज नहीं हुआ, तो इसकी जो भी हिस्ट्री है ये उसी बंदे की बदौलत है जो बंदे इसमें आज भी मेंटेन्ड है एज फंड मैनेजर। और ये बाहर भी इन्वेस्ट करते हैं 20% प्लस अब आई वुड से, लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री की बाहर निवेश करने की जो कैपेसिटी थी, जो लिमिट थी, वो ब्रीच हो चुकी है, इसलिए करंटली हम निवेश नहीं कर पा रहे हैं बाहर। लेकिन इसलिए इन्होंने शायद 1-1.5 महीने बीच में फंड ही बंद कर दिया था, मतलब न्यू SIPs हो ही नहीं रही थी, क्योंकि ये पैसा बाहर लगा ही नहीं सकते। एग्जिस्टिंग SIPs तो चल रही थी, जैसे मैं इन्वेस्टेड था इसमें तो मेरा तो चल रहा था, बट कोई नया बंदा ले रहा था तो ले नहीं पा रहा था, ठीक है। लेकिन फिर इन्होंने क्या करा कि इंडियन फंड्स में ही स्विच कर लिया कम्प्लीटली, और वो इन्वेस्ट कर पाए। बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये बहुत ही स्मार्टली एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, फ्लैगशिप फंड है, इस AMC का नंबर 1 फंड है आई वुड से। ये फंड कल को अगर मान लो, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन बंद हो गया, तो ये AMC में ही कोई पैसे नहीं लगाएगा, पराग पारक में। और लीडरशिप बहुत अच्छी है, एंड आई एम श्योर कि जब वो लिमिट इंक्रीज हो जाएगी तो दे विल अगेन इन्वेस्ट इन फॉरेन इक्विटी, बिकॉज इट इज़ टाइम टेस्टेड कि इनके फंड मैनेजर को नॉलेज है टू इन्वेस्ट इन अदर मार्केट्स। वेरी गुड फंड पराग पारक। थीमेटिक फंड, जैसे मैंने बताया, शाणे लोगों के लिए। थीमेटिक फंड जिसको नहीं पता, कई लोग हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, और कई लोग क्या 10 लोग तो देखने वाले हैं इस वीडियो को, है ना। थीमेटिक फंड क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है रियल एस्टेट फंड बहुत चलने वाला है, ठीक है, तो मैं एस्ट्रल पाइप, पॉलीकैप केबल्स, KEI इंडस्ट्रीज, हेवेल्स फॉर स्विचेस, पीडीलाइट फॉर एडिसिव्स, श्री सीमेंट, JK सीमेंट, और क्या है ये सब, मतलब रियल एस्टेट रिलेटेड चीज़ें इन्वेस्ट करूंगा। या मुझे लगता है मे बी कि ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत स्कोप आने वाला है, तो मैं टाटा पावर, अडानी पावर, मे बी व्हाट एल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दे आर इनटू क्लीन एनर्जी एंड ऑल, ओके, ऑयल गैस, एंड आई गो विद मे बी, कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, IT की थी यार, KPIT एंड टाटा एलेक्सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो मैं शायद, और टाटा मोटर, क्योंकि JLR, जैगुआर लैंड रोवर कंप्लीट इलेक्ट्रिक होने वाले हैं इन फ्यूचर, मे बी शायद मैं इन स्टॉक्स में बुलिश हूँ। मैं पर्सनली IT पे बुलिश हूँ। तो जब थीमेटिक फंड लेने की बारी आएगी तो मैं मेटल, ऑटो, एनर्जी, इन सब में नहीं जाऊंगा, मैं इसमें जाऊंगा। और थीमेटिक फंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई सही वक्त पे सही दिमाग लगा दे
तो ये फंड कई फंडों को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, ये पोटेंशियल है इनके अंदर। रिसेंटली आई थिंक मेरे ही ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी फंड लॉन्च करा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाई वुड आई बी रॉन्ग, डेफिनेटली किया है। अभी एनएफओ है मार्केट में, न्यू फंड ऑफरिंग, अभी वो एक मतलब पूरा मार्केट में ऐसे आया नहीं है। तो मतलब यही है, मुझे लगता है कि थीम्स आर द फ्यूचर, पीपल विल बी इन्वेस्टिंग इनटू थीम्स फॉर श्योर, ठीक है। तो मेरे पास है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी। 2020 में जब मार्केट डिप मार के उठ गया था और हम 2021 में एंट्री मार चुके थे, तो लोगों को लग रहा था कि आईटी और फार्मा अब नहीं चलने वाले, इनके अंदर दमखम नहीं है, ये बहुत रन दे चुके हैं, अब ये करेक्ट होंगे। आई वॉज द वन हु वाज सेइंग क्लियरली, पूरा इंटरनेट और पूरा टीवी एक तरफ था और सारे यही बोल रहे थे कि अब मैसिव करेक्शन आएगा। तो मैंने यही सोचा कि ठीक है, ओवर वैल्यूड है आईटी के स्टॉक्स या प्रीमियम वैल्यूएशन पे है आईटी के स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड तो ले ही सकते हैं। आई वेंट विद प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड क्योंकि मुझे आईटी उस समय बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं लग रहा था। वैल्यूएशंस जो थे वो कंसर्न थे बहुत बड़े, सच है। पिछले 6 महीने में भी, पिछले 3 महीने में भी लग रहे थे 7-7, 8-8, 9-9 हज़ार पे पहुंच रहे थे आईटी के स्टॉक्स, और कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक तरफा रैली चल रही थी। सेम गोज विद फार्मा, तो डॉक्टर लाल, डॉक्टर रेड्डी, देखो सन फार्मा बाद में कैसे करेक्ट हुए, जुबिलेंट फार्मा हुआ हो गया, ये सब हो गया। तो यही चीज थी, एक तरफा भाग रहा था आईटी और फार्मा, क्योंकि ये सर्वाइव कर गए थे कोविड समहाउ, ठीक है। तो मैं क्योंकि आईटी से हूँ तो मेरा एक इमोशनल कनेक्ट, एक इमोशनल बायस, एक साइकोलॉजिकल कनेक्ट है आईटी की तरफ, और मुझे लगता है आईटी विल डू गुड, इंडियन आईटी कंपनीज विल डू गुड, और आई एम इन्वेस्टेड इन इट, ठीक है। तो मैंने फंड लिया था एंड आई वाज करेक्ट। लास्ट ईयर करेक्शन नहीं हुआ, वो मुझे नहीं पता था कि करेक्शन कब होगा, लेकिन मुझे ये पता था कि एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब करेक्शन हो जाएगा, होगा तो फॉर श्योर, वो इस साल हुआ, वो बात अलग है, 2022 में होगा तो फॉर श्योर। पिछले साल लोग डर रहे थे कि अभी हो जाएगा और पूरे साल वेट करते रहे, हुआ नहीं ढंग से, इस साल हुआ ढंग से। और जब गिरने लगे तो फैंग गिरा यूएस का, नैस्डैक, डाउ जोन्स गिरे, और इंडियन आईटी भी गिरा। क्रूड ऑयल, यूक्रेन, रशिया, रिसेशन का डर, ये वो, तो आईटी तो पिटना था, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जब आईटी पिट गया तो आपको लोअर कॉस्ट पे म्यूचुअल फंड्स मिलने लगे, एनएवीज जिसे बोलते हैं, तो अच्छी एवरेजिंग हो गई। तो लास्ट ईयर काफी अच्छा रिटर्न दिया इसने, और अब इसमें एवरेजिंग हो रही है थोड़ा, मतलब बेसिकली ऑल इन ऑल वो ऐसे ही बोलेंगे कि लॉस हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी एवरेजिंग हो रही है। लॉन्ग रन में ये कॉस्ट काम आएगी, दैट इज़ इट, दैट इज़ द पॉइंट। मैं हमेशा यही स्ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, जो इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, सिंपल, ठीक है, क्योंकि तुम कन्विंस्ड हो कि वो चलेंगे, दैट इज़ द कंडीशन। 6th फंड, फोकस फंड, हाँ इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और टाटा डिजिटल, मोटे मोटे 2 ही फंड है। मैंने जब लिया था लास्ट ईयर तो मुझे बहुत ही ना के बराबर डिफरेंस दिख रहा था, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने दोनों के स्टॉक्स खोले, वो भी लगभग कॉमन थे, तो मुझे आईसीआईसीआई का बेटर लगा तो मैंने आईसीआईसीआई के ले लिए। लेकिन स्टॉक्स तो चेंज होते रहते हैं, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जो मैंने पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा, फंड साइज देखा, मुझे आईसीआईसीआई मैंने लास्ट में सेलेक्ट करा, और अभी भी देख रहे हो 29.3 और 28.3, ये कोई माइनर डिफरेंस, ये माइनर डिफरेंस ही है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई फोकस फंड जैसे मैंने बताया क्या होता है, लिमिटेड स्टॉक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, थोड़ी डिफेंसिवनेस देने की कोशिश करी है पोर्टफोलियो को, क्योंकि मैं ब्लू चिप फंड्स या फिर लार्ज कैप फंड्स या फिर इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ फॉर हेजिंग पर्पस। लोग क्या कहते हैं कि इक्विटी गिरेगी तो गोल्ड संभाल लेगा, मैं वो सेफ्टी नहीं रखता हूँ, तो फोकस फंड थोड़ी मेरे को वो सेफ्टी दे रहा है, ठीक है। तो एसबीआई का अच्छा फंड था तो ले लिया, दैट्स इट, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। कंसिस्टेंसी देखी कि लॉन्ग रन में डिसेंट रिटर्न देगा, और लॉन्ग रन में ऐसे देखो तो मेरे टैक्स सेवर से भी ऊपर है वैसे, ठीक है, रिटर्न वाइज, लेकिन जैसे मैंने बोला वहाँ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, वो वहाँ कंसिस्टेंसी की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। यहाँ भी मतलब छोटी, यहाँ पे भी थोड़ी कंसिस्टेंसी की ही उम्मीद होनी चाहिए फोकस फंड में, कि कंसिस्टेंट रिटर्न आए, डिसेंट रिटर्न आए और आते रहे। 26,000 करोड़ का फंड है, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट एयूएम साइज इन दिस कैटेगरी। 7 इज फॉरेन इक्विटी, तो नैस्डैक, S&P 500 काफी फंड्स हैं, बट मैंने चूज करा मोस्ट अग्रेसिव एंड इनसेन फंड फैंग प्लस, जो कि 10 स्टॉक में 10% निवेश करता है। NYSE फैंग प्लस ETF FOF का मतलब है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल प्लस का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का फंड ऑफ फंड, ठीक है। तो मेरे एसेट का ये ETF है। मैंने ETF इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि मेरे को फिर ऐसा था कि इसकी भी एलोकेशन देखनी पड़ेगी, और मेरा एक स्टॉक बढ़ जाता पूरे पोर्टफोलियो में, अगर 15 स्टॉक है तो 16 हो जाते, तो मैं जब भी दूसरे खरीदता हूँ ये भी खरीदने पड़ते। तो मैंने सोचा फंड बढ़ा लेता हूँ, स्टॉक ट्रिम करना चाहता था मैं, मेरे उस समय काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस मैंने लिया। तो फैंग का मतलब होता है फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, और फैंग प्लस, वो प्लस का मतलब है टेस्ला, ट्विटर, एनवीडिया, अलीबाबा, बाइडू, ठीक है। 2 चाइना के हैं, 8 अपने यूएस के हैं, और काफ़ी अग्रेसिव है क्योंकि 10 ही स्टॉक हैं, तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, उतना कंसिस्टेंट शायद ना भी हो, और बहुत इससे ज्यादा वोलेटाइल इंडेक्स इतना आसान नहीं है लेना, ये बहुत वोलेटाइल है, 30% से भी ज्यादा गिरा है ये, ठीक है। तो समझ जाओ क्रिप्टो करेंसी की तरह है ये, और
लॉन्ग रन में सी भी एक्सपेक्टेशन है, हालांकि ये सब प्रीमियम वैल्यूएशन पे थे लास्ट ईयर जब मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा। अभी थोड़ा करेक्शन हुआ है, फिर थोड़ा रिवर्सल आया है, तो थोड़ा ठीक चल रहा है, बट लॉन्ग रन में देखेंगे 7+ ईयर्स का ही हॉराइजन मेरा यूजुअली हर फंड को लेके होता है। डेट फंड में थोड़ा कम होना चाहिए, डेट फंड मेरे पास है नहीं, ठीक है, देख सकते हो आप। गिल्ड फंड, कॉर्पोरेट फंड, शॉर्ट टर्म फंड नहीं है मेरे पास। लिक्विड फंड थोड़ा क्या होता है कि लिक्विड फंड इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी सेविंग्स को पार्क करने के लिए आप यूज कर सकते हो। सेविंग्स अकाउंट से अच्छा रिटर्न दे देता है लिक्विड फंड, वो भी नहीं मेरे पास। इंडेक्स रिलेटेड इन्वेस्टिंग मैं नहीं करता हूँ। मोमेंटम बेस्ड हो गई, लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी इंडेक्स या डायरेक्टली सेंसेक्स निफ्टी 50 का इंडेक्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। इंडेक्स रिलेटेड मेरे पास फैन प्लस ही है, ठीक है, लेकिन उसको मैं इसलिए नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि फॉरेन इक्विटी का है। और गोल्ड रिलेटेड तो मैंने बता ही दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। सो दैट इज इट। आई एम हैविंग SBI का फोकस्ड, फैन प्लस, ICICI प्रूडेंशियल, पराग पारिक, एडेलविस का स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग, एंड आई एम हैविंग मेरे एसेट फॉर इक्विटी। तो मेरे पास 7 फंड्स है। ट्रिम डाउन करने की बात आई तो आई एम थिंकिंग टू कट डाउन, बट फोकस फंड मे बी आई विल रिमूव, लेकिन बाकी सब तो है ही। एक टिप जो मैं दूंगा आपको वो ये है कि एलोकेशन का ध्यान रहे कि कोई स्क्यूनेस ना हो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। सेम पंगा था फॉरेन इक्विटी के फैन प्लस में। फैन प्लस में इशू ये है कि उसकी मंथली SIP 5,000 की है, मतलब साल में 60,000 तो एक ही फंड में चला जाएगा। तो अगर कोई 50,000 60,000 की भी SIP करा रहा है तो बहुत अच्छे चांस है कि 10% 8% उसके एक ही फंड में हो जाएंगे। शायद उतना आप उस फंड में ना देना चाहो, ठीक है, क्योंकि वो एक तो फॉरेन इक्विटी का है प्लस काफ़ी वोलेटाइल है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसमें वंस इन अ वाइल लमसम अमाउंट डालता हूँ, उसमें कंटिन्यूस SIP नहीं करता हूँ। सिमिलरली ELSS में ATC के लिए मेरे को जितना अमाउंट चाहिए मैं उतना स्लोली डालता रहता हूँ। इसमें भी मैं कोई फिक्स अमाउंट की मंथली SIP नहीं करता हूँ। फिर लास्ट में मार्च फेब में जैसे यूजुअली लोग करते हैं, लमसम जितना भी डालना है वो डाल देते हैं ताकि लिमिट हमारी कंप्लीट हो जाए। तो नंबर 1 और नंबर 7 में आई एम नॉट अ मंथली इन्वेस्टर। नंबर 2 से नंबर 6 मंथली SIPs। फोर्टनाइटली में इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब यूजुअली लोग पूछते हैं कि SIP कब लगाएं, तो मैं एक टुवर्ड्स द मंथ और एक टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ मंथ और एक लास्ट वीक में लगाता हूँ। 15 दिन में एक SIP हर फंड में कटती है। दैट्स इट। किस में निवेश कर रहा हूँ, किस कैटेगरी में कर रहा हूँ, कितने फंड है, कौन से फंड है, वो ही क्यों है, और उनके बारे में भी बता दिया। और ये सब बता दिया मैंने आपको तकरीबन 27 मिनट में। अब शायद एडिटिंग करके 24-25 मिनट की वीडियो बन जाए, बट विल सी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सो जस्ट बी वाइज, स्टे कूल। तो बिजनेस पिक्चर साइनिंग आउट। और हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से बताना चाहता था अपने फंड्स, बट टाइम नहीं मिल रहा था। लास्ट वीक से PPT बन गई थी लास्ट वीक ही, बट वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। और आज थोड़ा वर्कलोड कम था तो मैंने सोचा शाम को एक वीडियो बना लेते हैं। सो दैट्स इट, गुड बाय नाउ। आगे देखते हैं आगे और क्या बताएंगे आपको।